नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है। इन 40 में से आप आज 18वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 17 वीडियो तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया गया है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से देखे समझे होंगे। दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को बिहार एसएससी का एग्जाम देना है, इस सीरीज को शुरू से अंत तक जरूर फॉलो कीजिएगा। इसकी जो आपको फ़ायदा है एग्जाम हॉल के अंदर समझ में आएगी। साथ ही साथ अगर बता दूं, जो बच्चे नए हैं, कि पास्ट में जितने भी हमने क्लासेस चलाया किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे तो सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, है ना, सभी एग्जाम में मैं 70 से 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला के दिया हूँ। इसी होप के साथ ये भी सीरीज चालू किया गया है। हालांकि बिहार दरोगा के एग्जाम में आपने देखा ही होगा, है ना, तो उसमें तो 16 ही क्लास हुए थे। जब ये 40 क्लास हो जाएंगे और अब बिहार एसएससी की एग्जाम देंगे तो आप समझिए कितने फ़ायदे होंगे। तो आप ज़रूर जो है अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत लो लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें नहीं रखता, जो आप पहले से जानते हो। साथ ही साथ एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट न सिर्फ इस सिंगल एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए इसे जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर आने वाले ही फैक्ट होते हैं। पहले प्रश्नों के साथ शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? आपके ऑप्शन है कच्छ का विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मोपला विद्रोह, है ना। इन चारों में से सबसे पहले कच्छ का विद्रोह हुआ था। कच्छ कहाँ पर होगा? तो गुजरात में होगा, है ना। कच्छ का रण समझते हैं ना, गुजरात में। यहाँ पे जो है कौन सी नदी एक है जो विलुप्त हो जाती है? तो आप कहोगे सर लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और इसी प्रकार से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नदी में मैंने एक आप बताया था कि माही नदी जो है इंडिया में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इन दोनों नदी को भी ध्यान रखिएगा। कच्छ का विद्रोह जो है 1819-31 ईस्वी में, है ना, स्थानीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ स्टार्ट करी गई थी। और कच्छ कहाँ है समझ गए। कोल विद्रोह 1829 से 1838 तक चला था। कुछ लेखकों ने इसे ही मुंडा विद्रोह भी कहा है ना, क्योंकि जो कोल विद्रोह एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था, तो इसमें जो मुंडा समुदाय के लोग हैं ये भी पार्टिसिपेट किए थे, तो इसीलिए कुछ लेखक ने इसे मुंडा विद्रोह की संज्ञा भी दिया है। इनके अलावा संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल लगा के जो क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है। और इनके जो नेता थे ये पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह के समय जो है अंग्रेज कौन थे? तो आप बताएंगे कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। यही कैनिंग है जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है भारत में। इसी कैनिंग के काल में 1857 का प्रमुख विद्रोह भी हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और हमारे यहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग राजनेताओं ने या वीर सपूतों ने जो है इनका नेतृत्व करा था। मोपला विद्रोह, ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में। मालाबार से तात्पर्य है केरल, है ना, क्योंकि केरल के तट को आप मालाबार तट भी कहते हो, आपको याद होगा। इनके अलावा अहोम विद्रोह ये 1828 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता गोमुधर कुंवर था। ये पूछा गया है आपके सीजीएल में कि इसके जो है नेता कौन थे, सूत्रधार कौन थे। और एक आपका कूका आंदोलन का नेता एमटीएस में पूछा गया था। तो कूका आंदोलन का नेता याद रखेंगे राम बालक सिंह है। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और ये आपका जो अहोम विद्रोह है, इनके नेता गोमुधर कुंवर है। अहोम से स्पष्ट है, अहोम असम को ही कहा जाता था पहले, और असम को कामरूप भी पहले कहा जाता था, है ना। उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। यह विद्रोह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का परिणाम माना जाता है। किस विद्रोह की बात हो रही है? अहोम वाले की। देखिए दोस्तों, मैं हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी, साइंस वगैरह में भी जा सकता हूं, तो आप सुनिएगा, आराम से बर्दाश्त कीजिएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो 60 वोल्ट विभवांतर होती है ना। तो आपको बता रहा है कि विभवांतर बढ़ा के 165 वोल्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा कितनी होगी, है ना। अब देखिए, आपके एग्जाम में इतिहास गवा रहा है कि न्यूमेरिकल जो है 4 ही 5 प्रकार के आता है। एक न्यूमेरिकल आपको हीट से आता है ना, जहां पर आपको I² RT का इस्तेमाल करना होता है, जहां I आपका जो है करंट है, R रेजिस्टेंस है और T जो है कांस्टेंट टाइम है।
इसके अलावा एक आपसे पूछता है F बराबर r/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होता है, इससे आपका आ जाता है। फिर दर्पण सूत्र से आ जाता है 1/v F बराबर 1/u प्लस 1/v, इससे आ जाता है। फिर लेंस से माइनस कर दीजिएगा तो लेंस से। एक आपका ओम के नियम से v बराबर IR से आ जाता है ना। और एक आपका जो घरेलू परिपथ में आप बिजली यूज करते हैं उसकी यूनिट की वैल्यू निकाल के, है ना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछता है। तो इतनी ही प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जनरल कंपटीशन में। ठीक है भाई। अब 12 वगैरह की बात अलग है, वहाँ तो न्यूमेरिकल का खजाना है, यहाँ पे इतने ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं ये बहुत सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर करा दूंगा। तो विभवांतर 165 वोल्ट जब हो जाएगा तो करंट कितना हो रहा है पूछ रहा है ना। तो 4 एम्पियर की करंट 60 वोल्ट पे था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60 वोल्ट है, 4 एम्पियर है, तो मैं रेसिस्टेंस यहाँ से पहले ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस कहाँ से ज्ञात करूंगा? ओम के नियम से। ओम का नियम समझ रहे हैं, V बराबर RI होता है। V का वैल्यू यहाँ जब 60 है, R मुझे पता नहीं है, और उस समय I का वैल्यू यानी करंट कितना था तो 4 एम्पियर था। यहाँ से काटेंगे ये 15 हो जाएगा। R का वैल्यू हमारा 15 ओम आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस को ओम में मापते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि वोल्ट हो गया 165, तो V का मान अब जब 165 हो जाएगा, R का मान के बारे में कोई जिक्र नहीं, क्योंकि परिपथ सेम है, तो रेसिस्टेंस वही है जो पहले था, तो 15 ओम होगा। और इस समय करंट का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम फिर से V बराबर RI में रख दिए हैं, और यहाँ से आप हमसे बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं जी। 15 का 15 और 1 पर 1 11, तो 11 हो जाएगा आपका, है ना। I का वैल्यू 11 एम्पियर हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे को समझ में आया यह चीज़। ओम का नियम V बराबर IR होता है, इसका इस्तेमाल करके भी दिखाया। ओम का नियम का अगर सीधे सीधे, है ना, डिफिनीशन पूछा जाता है तो बोलते हैं कि कांस्टेंट ताप पर या अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। और समानुपाती का साइन हटाने के बाद हमने वहीं V बराबर IR बराबर लगा दिया था। प्रतिरोध के मात्रक ओम होते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जबकि प्रतिरोधकता की मात्रक जो है ओम मीटर आपको मारना है, ऑप्शन में है, आंसर में, है ना। आंसर में ओम मीटर मारना है जब प्रतिरोधकता पूछेगा, और खाली ओम मारना है जब प्रतिरोध पूछेगा। ठीक है, ओम का साइन कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा किसी कंडक्टर की प्रतिरोध बढ़ाने से क्या होता है, तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। कंडक्टर से यहाँ बस के कंडक्टर की बात नहीं हो रही है, कोई भी जो वायर होते हैं उसे आप कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर वायर, है ना, वायर के बंच को आप केबल कह देते हो, और एक वायर को कंडक्टर कहते हो। तो ये जो कंडक्टर यानी यहाँ चालक से है, चालक की जो प्रतिरोध है वो बढ़ने से उसकी जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी गुण है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या होता है, घटता है। यानी प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। उसी प्रकार से मैंने आयतन और घनत्व बताया था, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक बात जो है एक ही साथ ध्यान रखे, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं PDF प्लान समझा देता हूँ जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PDF का क्लिक करके आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है PDF के लिए, कोई सा भी PDF। ये एक्टिव PDF प्लान है, आप यहाँ देख सकते हैं। RS25 में हमारे 57 क्लास जो एवरग्रीन क्लास है, किसी भी एग्जाम पे सटीक बैठेगा, खास करके SSC की एग्जाम के लिए, और टॉपिक वाइज 35 करेंगे। SSC GD न्यू सीरीज जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, इसके 35 सेट का PDF आपको मिलेगा, जिसमें अभी 6 क्लास या 5 क्लास हुए हैं। साथ ही आपका जो आपका टॉपिक वाइज है फ्री मिलेगा। अगर आप 35 करते हैं, जो क्लास वॉच कर रहे हैं BSSC के लिए, इसके 40 PDF प्राप्त होंगे आपको। आज ये 18वां क्लास है, और टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेगा। 25 में IPDP DDA SCM वगैरह के लिए 21 क्लास का एक सीरीज चलाया गया था, इसमें भी टॉपिक वाइज मुफ्त मिलेगा। 60 करते हैं ये GD का न्यू, जिसमें 35 वीडियो होंगे, फिर BSSC का 40 वीडियो, और फिर आपका टॉपिक वाइज फ्री। 70 करते हैं GD BSSC और आपका टॉपिक वाइज, और 57 क्लास का ये रेडीमेड PDF जो एवरग्रीन है हर एग्जाम के लिए, ये भी मिल जाएगी। 90 में ओवरऑल मिल जाएगी। तो जो बच्चे इच्छुक है, ये व्हाट्सअप नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से जो है जाके व्हाट्सअप मैसेज करके बात कर सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक एमनेस्टी के लेखक कौन है? एमनेस्टी मतलब होता है जी क्षमादान। ये SSC में 1 वर्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसके लेखक है जी अरविंद अडिगा। कौन है भाई? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा की अन्य पुस्तकों में द व्हाइट टाइगर काफ़ी प्रमुख हुआ, और ये अभी भी पूछे जाते हैं
क्योंकि ये जो व्हाइट टाइगर पुस्तक है अरविंद अडिगा साहब को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार दिलाया था। ठीक है, अरविंद अडिगा साहब का एक अन्य प्रमुख पुस्तक है सिलेक्शन डे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, सिलेक्शन डे है ना। तो ये यहाँ पे आपने अरविंद अडिगा साहब की 3 पुस्तक को देखा, तो तीनों पुस्तक का ध्यान रखिएगा, एमनेस्टी, द व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे, ये तीनों के तीनों लेखक सेम है, कौन है, अरविंद अडिगा साहब है। इनके अलावा रेत की समाधि, द टॉम्ब ऑफ सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड, क्योंकि इसको जो है अंग्रेजी में रूपांतरण करने के बाद ही आपको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पिछले साल मिला था, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का मीनिंग ही है कि भाषा चाहे कोई भी हो, है ना, अंग्रेजी रूपांतरण होता है तभी मिलता है। रूपांतरण अलग आदमी ने किया था, लेकिन जो रेत की समाधि ओरिजिनल पुस्तक के लेखिका जो हैं ये भारतीय मूल के गीतांजलि श्री हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की पुस्तक है और इन्हीं पुस्तक के लिए अरुंधति राय को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, ये किरण देसाई की पुस्तक है, ये कुछ चुनिंदा पुस्तक हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ जाता है मुंह उठा के। इनके अलावा अंबेडकर ए लाइफ, ये नवीन सीरीज की पुस्तक है, किनके लिखी, इनके राइटर कौन है, शशि थरूर। पंडित एंड पंडितरी भी शशि थरूर की नवीन पुस्तक में ही आ जाएगा। द ईरा ऑफ डार्कनेस, थोड़ा सा पुराना लेकिन अभी भी पूछे जाते हैं शशि थरूर का। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आपका जो है शशि थरूर की ही पुस्तक है। तो 4 पुस्तक का नाम मैं यहाँ पे लिया शशि थरूर का, जरूर याद रखें। लाल सलाम के लेखिका श्रीमती जुबीन ईरानी जो है, ये हैं जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है ना। इनके अलावा लज्जा के लेखिका तस्लीमा नसरीन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक चित्रकला भी काफी पूछ देता है, द लास्ट अपर लियांडो दा विंची की है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, लियांडो दा विंची इस प्रकार से नाम है, द लास्ट सफर, है ना, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल का क्या परिणाम होता है, तो जब द्रव्यमान मास गुने त्वरण करते हैं तो इसके गुणनफल का वैल्यू जो है वो बल के बराबर आता है, यानी बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है दादा, न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में अगर आएंगे तो बल का जो है मात्रक डाइन हो जाएगा। तो बल का 2 मात्रक होता है, एगो डाइन एगो न्यूटन। एसआई वाला पूछेगा तो न्यूटन, नहीं तो डाइन से भी काम चला लेंगे। ठीक है, इनके अलावा बल, संवेग, वेग, इस पर ये किस प्रकार की राशि है, तो ये आपका जो है सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। वेक्टर और स्केलर 2 प्रकार की राशियां होती है, तो बल, वेग, संवेग जो है ये सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आवेग भी रख लीजिएगा, आवेग भी आपका जो है यही है ना, सदिश राशि होगा। ठीक है, इसके अलावा बल की बीमीय सूत्र क्या होता है, mL/T⁻²। ठीक है, अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन वट्टा समय। बीमीय सूत्र इसका क्या है, m⁻0 L/T या फिर L/T⁻1, m0L, है ना, T⁻1, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब बट्टा में कोई चीज रहता है ऊपर ले जाते हो पावर माइनस में कंसीडर होता है, तो T नीचे है ऊपर ले जाएंगे, T के पावर -1 होगा। यहाँ पे त्वरण, अब हम आते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग बट्टा समय। इसका बीमीय सूत्र निकालने का प्रयास कीजिए, है ना। तो आपके सामने ऊपर दिख रहा है कि वेग का भी है और समय तो आप जानते ही हैं कि टी लिख देंगे यहाँ पे, तो मात्रक तो पूछ नहीं रहा है कि एस लिखेंगे तो टी लिखेंगे, है ना। तो वेग का क्या होता है, वेग का होता है m⁻0 L/T⁻1 और नीचे में फिर से टी, तो ऊपर जाएगा तो ये T⁻2 ना हो जाएगा, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, m⁻0 L/T⁻2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी टी ऊपर जाने वाला है। तो ये आप निकाले इससे। फिर नीचे वाले का निकालिए, पृष्ठ तनाव का, ये क्या होता है, बल बट्टा लंबाई। लंबाई का आप L लिख देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमीय सूत्र इसका निकालिए, तो बल का ऊपर से पता है, क्या पता है भाई, mL/T⁻2 और नीचे में L लिख देंगे, तो ये क्या हो निकल गया फाइनल m, है ना, m हो गया, इसके अलावा L² हो गया और T⁻2 हो गया। ये हो गया जी आपका पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र। तो ये बीमीय सूत्र आपकी एग्जाम में काफी ज्यादा आने वाली है, तो थोड़ा बहुत जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, काम आएगा भैया आपके एग्जाम में। इनके अलावा पृष्ठ तनाव से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछता है कि जो भारी जल होता है वो, या भारी जल कहना सही नहीं रहेगा, जो आपका कठोर जल होता है
ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, क्यों, है ना। तो यहाँ भी पृष्ठ तनाव फैक्टर है। आपसे पूछा जाता है कि जल में अपमार्जक या सर्फ जिसे कहते हैं मिलाने पर कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है, क्यों। तो यहाँ भी पृष्ठीय तनाव फैक्टर है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जल का, इसीलिए कपड़ा जो है साफ हो जाता है, क्योंकि उसके रग रग में जो है पानी घुसता है। इनके अलावा एक पूछा जाता है कि पतली सुई जल के सतह पे तैर जाती है, क्यों। तो आप कहते हो जी पृष्ठ तनाव के कारण। तो ये कुछ सरफेस टेंशन से क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। तो जो वाटर मंदिर है, जल मंदिर है, ये पावापुरी में है। अब ये पावापुरी स्थान किससे संबंधित है, आप समझ गए होंगे, भगवान महावीर से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है। इसे राजा नंदीवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। ये बात जरूर फैक्ट ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह जब भी पूछा है इसको किसने बनवाया था यही पूछा है। जो भगवान महावीर को समर्पित है। जैन धर्म के संस्थापक कहेंगे तो ऋषभदेव है। कौन है, ऋषभदेव है। लेकिन अगर जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर की बात करेंगे, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, तो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को ही बताना है, या 24वां तीर्थंकर कहिए, अंतिम तीर्थंकर कहिए। भगवान महावीर जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, और साधारण वे में जैन धर्म के फाउंडर ऋषभदेव हैं। ठीक है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और वैशाली बिहार में है ना। इक्वाछु वंश से ताल्लुक रखते थे कौन, भगवान महावीर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में, जहाँ पर ये जल मंदिर है। ठीक है। इनके अलावा भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था उसे कौन से दिन कहते हैं, तो उसे हम तेरस कहते हैं, क्योंकि चैत माह के चंद्र पक्ष के 13वें दिन जो है इसे तेरस कहा गया है। इसी दिन में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। भगवान महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। ठीक है मेरे भाई। तो ये आज जैन धर्म की कुछ एक बात जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैन धर्म में भी त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। तो जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है ये आपका क्या है ना, त्रिरत्न नहीं, वहाँ त्रिपिटक ग्रंथ का नाम है, माफ कीजिएगा। 3 से जो है वहाँ ग्रंथ को रिलेट करते हैं, और इसमें त्रिरत्न बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को। ये 3 अलग अलग चीज हैं। इसे त्रि मतलब 3, इसे त्रिरत्न, 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक, वो 3 लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जैन समुदाय 2 संप्रदाय में विभाजित थे, है ना। तो जब विभाजित हुआ तो एगो श्वेतांबर हुए और एगो दिगंबर हुए। तो श्वेतांबर जो है स्थलवाहु के जो नेतृत्व वाली कमिटी मतलब गुट थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जिनका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे उसे दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इनके अलावा अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध जो टर्म है, ये टर्म जैन धर्म में इस्तेमाल की जाती है। तो इसे VVI करके रखेंगे, और कई करोड़ बार आपकी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इनके अलावा कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु है ना। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु है, और इसी प्रकार से मिलता जुलता एक किताब है बौद्ध धर्म का, बौद्ध चरित्र। इसके लेखक अश्वघोष हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। तो जैन सभा में 2 गो आयोजन हुआ, जबकि बौद्ध संगति 4 गो हुई। ठीक है। ये 4 गो कौन कहाँ हुई, तो अब आपका जो है ना, पाटलिपुत्रा में हुआ, वैशाली में माफ कीजिएगा राजगीर में हुआ पहला, दूसरा वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। तो ये 4 गो बौद्ध हुआ और 2 गो जो है जैन वाला हुआ, है ना। बुद्ध चरित्र और भद्रबाहु का कल्पसूत्र ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म से है ना। बौद्धों के रामायण बौद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, ये बौद्ध धर्म से हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक मद संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती। अपने संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, उनमें संघ, राज और संवर्ती है। तो निम्न में से कौन सा एक जो है ना संघ सूची में नहीं आएगा, आपसे पूछ रखा है। प्रतिरक्षा आता है, विदेश मामले भी आते हैं, शिक्षा तथा वन, इसके अलावा नागरिकता। तो ये शिक्षा तथा वन नहीं आते हैं, ये कंकरेंट लिस्ट का है, संवर्ती सूची की विषय है।
तो इसे ध्यान रखेंगे, ये समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची अपने आप में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो शिक्षा और वन कहाँ पे आ जाएंगे, आपके मिड वाले में समवर्ती सूची में आ जाएंगे। शिक्षा तथा वन समवर्ती सूची की विषय है, खास करके ये शिक्षा की बात आती है तो इन्हें डाला गया है समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन के थ्रू 1976। इसके अलावा संघ सूची के कुछ अन्य मद जैसे डाक संचार, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, बीमा, शेयर बाजार, रेलवे, इनकम टैक्स, जनगणना, ये सभी के सभी जो है आपके संघ सूची की विषय है। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो टोटल 100 विषय हैं वर्तमान में। अच्छा आंकड़ा है याद रखने के लिए। देखिए इनकम टैक्स जो है, जो कृषि से आता है ना, इनकम, कृषि से इनकम जो आता है ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। कृषि से प्राप्त इनकम जो है संघ सूची में नहीं आता है। मानवा की जो भी इनकम है सभी संघ सूची में आते हैं। इनके अलावा समवर्ती सूची के कुछ अन्य विषय जैसे जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन कहिए, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, कारखाने व मजदूर, ये सभी के सभी समवर्ती सूची में वन हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, जैसा कि आपने ऊपर में देखा था। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे अधिक विषय वर्तमान में 100 संघ सूची में है, तत्पश्चात राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में सबसे कम 52 विषय हैं। तो ये तीनों को भी ध्यान रखिएगा, आंकड़े भी पूछे जाते हैं। और किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन संविधान निर्माण के समय मात्र 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो 4 अनुसूची बाद के आए, इनके बारे में हमेशा जानकारी रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन जैसे जैसे हमें जरूरी पड़ते चला गया वैसे वैसे संवैधानिक संशोधन के थ्रू अनुसूचियां ऐड होते गए और 8 से बढ़ के 12 हो गए। तो जो 9वीं अनुसूची बनाया गया ये भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची जो ग्राम पंचायत से संबंधित है इसमें कुल कितने मदों को शामिल किया गया है, तो 29 मदों को शामिल किया गया है। और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित है इसमें 18 मदों को शामिल किया गया है। ये दोनों बात भी किसी कोने में VVI के तौर पे ही रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं। अब ये विभक्त का क्या तात्पर्य है मैं आपको बता दिया था कि जब हमने मौलिक कर्तव्य ऐड करा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो हमने 4 से 4 का A बनाया। फिर हम जब 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का प्रावधान किया तो 9 से 9 का A बना लिया और फिर 9 से 9 का B भी बना लिया जो सहकारी समिति से संबंधित है। तो इस प्रकार से है तो वैसे ही, लेकिन 3 और ब्रांच निकल गए तो हो गए 25, है ना। अब आपसे भाग में क्या क्या है, कुछ भाग यहाँ पे देखेंगे, पूछा जाता है। खास करके बिहार के एग्जाम में संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और साइंस से, है ना। तो भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का वर्णन मतलब के बीच में स्थित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो 12 से लेकर 35 तक के हैं। नागरिकता ब्रिटेन से हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से हो जाएगा। भाग 4 में DPSP है 36 से 51, ये आपका आयरलैंड के संविधान से है। भाग 5 में बात करेंगे तो संघ के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 6 में आपका जो है द स्टेट्स के बारे में यानी राज्य के बारे में बात किया गया है। तो ये सब कुछ एक भाग जो है जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा महोगनी, रोजवुड, सिनकोना है ना, कुनैन, सिनकोना है ना, ये सब तो आपको याद होगा ना, क्योंकि ये काम के हैं, इनसे अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो महोगनी, रोजवुड, सिनकोना ये किस प्रकार के वनों का प्रमुख उत्पाद है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उत्पाद है। देखिए अपने इंडिया में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिस प्रकार से हम विविधताओं से परे लोग यहाँ निवास करते हैं, कई समुदाय कई धर्म को मानने वाले, उसी प्रकार से कई प्रकार के यहाँ पे जो है जंगल भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, पर्णपाती वन है। लेकिन इंडिया में अगर आपसे
पूछे कि सबसे अधिक किस प्रकार के वन की जो है तादाद है, तो आप क्या बताएंगे? पर्णपाती वन की है। और इंडिया में है ना कितने साल के बाद जो है वन सर्वेक्षण होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो 2 साल के बाद, पिछला 21 में हुआ था, अब 23 में होगा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वैसे वन को कहा जाता है जो अत्यधिक सघन होने के कारण जो सूरज की किरण है, जो सूरज की प्रकाश है, वो धरातल तक यानी उस जंगल के धरातल के नीचे तक नहीं पहुंच पाता है ना। और पेड़ पत्तियां अलग अलग समय में जो है अपने पतझड़ी करते हैं, पत्ते को गिराते हैं, इसीलिए यह साल भर हरा भरा दिखता है। दूसरे देहाती लैंग्वेज में तो ऐसे जंगल में है ना एक साथ एक क्रियाकलाप नहीं हो रहे होते हैं, कोई पत्ते गिरा रहे हैं, कोई फूल ला रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं, तो हर सालों भर जो है हरा भरा दिखता है। तो इसीलिए इसे सदाबहार वन कहा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा की मात्रा, वर्षा के हिसाब से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए सालाना वर्षा। तो इसी वर्षा वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। टीक, साल, सागवान, शीशम, पीपल, नीम, बेल, अमलतास, पलास, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख उत्पाद है। पर्णपाती मतलब पत्ता गिराना, पर्ण का मतलब यहाँ पे पत्ता से है ना। तो जो ऐसा वन जो एक निश्चित समय पर, एक खास समय होता है, उसी समय पे सभी के सभी पेड़ पौधे एक साथ पत्ते गिरा देते हैं, और जब कलश आएंगे तो साथ में आएंगे। तो एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पत्ता गिरा देते हैं तो उस समय बहुत सूना सूना दिखता है, बोलते हो ना जग सूना सूना लागे, है ना। तो ये वाला जो है आपका वन होता है कौन सा भैया? पर्णपाती वन होता है। यहाँ पे आपने नीम में जरा स्टार देख रहे होंगे, तो नीम क्या है? ये आपका मरुस्थलीय वन, जो कटीली वाली वन होती है वहाँ भी पाए जाते हैं, और आपका है ना पर्णपाती वन में भी पाए जाते हैं। तो दोनों बात है। इसके अलावा पर्णपाती वन में वर्षा कितना होगा? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच सालाना होता है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सदाबहार हो जाएगा। मरुस्थलीय वन की प्रमुख उत्पाद की बात करेंगे तो नागफनी, कैक्टस, है ना, गांव घर में भी हो जाता है रोड के किनारे, खजूर, खैर, बबूल, नीम, इसीलिए बताया था नीम में स्टार था। यहाँ सालाना औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होते हैं, यानी 60 से 100 के बीच में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुंदरी का वृक्ष, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं, और सुंदरबन डेल्टा में ये खास करके पाया जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है, और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, है ना। इसमें किस प्रकार की वन होते हैं? मैनग्रोव वन, यानी सुंदरी का वृक्ष किसी वन में मिलेंगी? तो मैनग्रोव वन में मिलेंगे, है ना। ये उत्पादन जो है इसकी खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। जो मैनग्रोव वन के जो जीव जंतु हैं ये तो खारे में रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी आपके खारे पानी में जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव करते हैं, और इसका अधिकांश हिस्सा जल में डूबा हुआ होता है हमेशा। ठीक है मेरे भाई। और जो मैनग्रोव वन होते हैं, इसी वन को आप ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये भी HCM पिछले साल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इनके अलावा गन्ना, कपास, चाय, कहवा तथा खाद्य फसल, ये सभी मानसूनी जलवायु प्रदेश का उपज है। आप इंडिया में रहते हैं, आप मानसून को अच्छी खासी जो है परख रखते हैं। इसके अलावा किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था? मकसूदाबाद, है ना। तो देखिए जो मुगल बादशाह अकबर है, ये मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना किया था। मुगल वंश से कई सारे शहर का जिक्र आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले पूछता है कि मुगलों का पहला सुनियोजित शहर कौन सा था। दूसरा पूछता है दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था। और तीसरा पूछता है मकसूदाबाद की स्थापना किसने किया था। एक जैसे बात हमेशा, एक जैसे प्रश्न एक ही साथ बताऊंगा, ताकि आपको जो है एक अच्छे वे में पढ़ाई हो सके। तो ये अकबर है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है सत्ता में रहे थे। 1605 में मृत्यु हो गई थी, यानी ये हटा उटा नहीं था, ये एकदम नीट शासन किया और जो है मृत्यु को प्राप्त करने तक किया था। 1556 में पानीपत की सेकेंड लड़ाई में अकबर ने राजगद्दी को संभाला था। मकसूदाबाद, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया,
इसमें जो है अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को जो है चुना था, है ना, मुंगेर से मुर्शिदाबाद। तो ये आपका हो जाएगा जी कौन, मुर्शीद कुली खान। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये एक अलग फैक्ट है। पहले इधर आ जाते हैं। तो अकबर ने 16वीं शताब्दी में, है ना, मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी, जिसे मकसूदाबाद भी कहा जाता है। बाद में मुर्शीद कुली खान इसे राजधानी के तौर पे लिया। अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके नवरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं था। तो आपको कुछ एक जरूर याद रखना है, जो ज़्यादा जाने माने हैं वो तो आपको याद ही होगा। टोडरमल सबको याद है ना, है ना। अबुल फजल अकबरनामा को लेकर सबको याद है। फैजी अकबर के दरबार में सर्वोच्च पद पे थे, तो ये भी याद है। बीरबल उनके तो साथ में ही रहते थे, तो ये भी याद है। तानसेन एक अच्छे लेवल के गायक थे, तो ये भी याद है। अब्दुल रहीम खान खाना, इसके कई सारे आपने मतलब सुने होंगे, तो ये भी आपको याद है। अब राजा मान सिंह भी आपको याद होगा। अब जो ये 3-4 बच गए ना, यही आपके काम के हैं। बाद बाकी जो याद है उसे क्या याद करना, तो ये कौन से में याद करना, एक मुल्ला दो प्याजा, है ना, मुल्ला दो प्याजा, है ना। एक बार मैं होटल में गया था, वहाँ पे मेनू देखा तो पनीर दो प्याजा भी होता है खाने वाला, है ना। इनके नाम है मुल्ला दो प्याजा। इनके अलावा फ़कीर अजियुद्दीन, इस प्रकार से एक नाम है। तो मेरे ख्याल में आपको पूरे में से सिर्फ 2 ही याद करना है, बाद बाकी आपको याद ही होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अकबर के काल में मुगल वंश का जो है स्वर्ण काल कहा गया है अकबर के काल को, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर के आरंभिक दिनों का रीजेंट कौन थे, तो बैरम खान थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो ये भी आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में किया था, और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से आपसे पूछता है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो चित्तौड़गढ़ में करवाया था राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण, है ना। अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रचलन शुरू करा था। पानीपत की सेकेंड लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर विजय रहे थे, है ना। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना भी की थी, उपासना भवन इबादत खाना, जो फतेहपुर सिकरी में ही स्थित था। इनके अलावा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा या आईने अकबरी कहिए। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। अब ये जजिया कर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये किससे लिया जाता था, तो ये गैर मुसलमानों से, यानी हिंदुओं से, तथा एक जकात कर होता था, ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। आगरा में भी लाल किला है, दिल्ली में भी लाल किला है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय तथा उनके काल में घटित घटनाओं में कौन सा एक गलत है। गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में कौन से घटना नहीं घटी है, और लिख दिया गया है यहाँ पे, यही आपसे पूछा जा रहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के समय में 1878 में आया था क्या, है ना, तो इसे देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था, एकदम आया था, ये तो एकदम सही है। साइमन कमीशन का भारत आगमन इरविन के समय में, साइमन कमीशन 1927 नहीं 1928 में भारत आया था, तो ये इरविन ही रहेगा, सही है। कैबिनेट मिशन का आगमन बेबेल के समय, ये भी सही है, 1946 में आया था, ठीक है। तो जो पहला है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये अपने आप में गलत है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के समय आया था, आंसर ए हो जाएगा। ये लॉर्ड लिटन के समय आया था। सवेरे सवेरे कृष्ण लॉर्ड है हमारे की, ये हैं, चीज हटाइए, सिर्फ कहिए ये लिटन के समय आया था भाई, है ना। तो 1878 जो है पहला गलत मैच किया गया है, बाद बाकी सही है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन करा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए कौन सा नया एक्ट लाया गया था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन कर लेता है एग्जामिनर। इसके अलावा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ
हुआ था ये भी आपसे पूछते हैं तो 1927 में, लेकिन भारत आया था 1928 में। इसे गोरों का कमीशन कहा जाता है। लाला लाजपत राय इन्हीं के जो है विरोध में अपनी जान गंवाए थे लाठीचार्ज के शिकार होके। इसके अलावा कैबिनेट मिशन से पूछा जाता है कि ये क्यों आए थे, तो ये संवैधानिक ढांचा पे विचार विमर्श हेतु आए थे। साथ ही साथ इसमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और आपका स्टोफर्ड क्रिप्स, ये 3 थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बता दिए, जो चीज़ मैं बताया ना यही चीज़ में लिखा गया है। इसके अलावा हाँ एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट है जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का ही रूपांतरण कह सकते हैं, तो इसी के समय जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई है ना, और बैरन हैंगस्टेस ही उस समय का गवर्नर था। हिंदू अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, देखिए ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय का सिलसिला आप सुनते आए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले गवर्नर हुआ करता था, न कि गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अंतिम गवर्नर कौन था, तो बैरन हैंगस्टेस ही बताइएगा, ठीक है। सबसे अंतिम गवर्नर भी बैरन हैंगस्टेस ही था, और प्रथम गवर्नर जनरल भी बैरन हैंगस्टेस ही था, लेकिन ये सिर्फ बंगाल लेवल तक। फिर विलियम बेंटिक आए इंडिया लेवल तक, और फिर वायसराय बन गए कैनिंग। तो ये कुछ बदलता हुआ रूपांतरण है, ध्यान रखेंगे, नाम समय समय के अनुसार बदला। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी के समय लाया गया था। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर का अहम योगदान है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, डायरेक्ट आता है। शारदा एक्ट अधिनियम कब आया था, तो 1929 में, 1930 में अमल किया गया इरविन के समय, और ये विवाह की न्यूनतम उम्र को डिसाइड किया गया कि लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14, यानी ये बाल विवाह पर जो है अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के काल में आया था 1919 में। बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था, इन्हीं के विरोध, मतलब कहीं ना कहीं जालियांवाला बाग हत्याकांड का जड़ यही है, क्योंकि इन्हीं के विरोध प्रदर्शन में हमारे कुछ नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी हेतु हमने विचार विमर्श के लिए जालियांवाला बाग में एक बैठक बुलाया था, जहां पे जनरल लॉर्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवा दी थी। चक्रवात में केंद्रीय दाब क्या होता है, तो चक्रवात में केंद्र का दाब हमेशा अल्प होता है, न्यूनतम होता है, इसीलिए जो जल राशि है ये हमेशा बाहर की तरफ भागता है, जो जान माल की क्षति पहुंचाती है, ठीक है भाई। केंद्र में दाब कम है, और दाब कम है तो बीच में पानी नहीं आएगा, पानी बाहर की तरफ भागेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है दाब कम रहता है केंद्र में, ठीक है। इसके अलावा प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में दाब उच्च होता है, इसी कारण जल बाहर न जाके अंदर की तरफ आ जाता है, और यह कम खतरनाक होता है हमारे मतलब जान माल के दृष्टिकोण से। इसके अलावा प्रशांत महासागर की प्रमुख घटना एक अल नीनो होती है और एक ला नीनो भी होती है। किधर गया ला नीनो, जहां अल नीनो जल को गर्म कर देता है, वहीं पे ला नीनो जल को ठंडा कर देता है। तो ये दोनों घटना में भी दाब फैक्टर है। तो अल नीनो में क्या होता है कि समुद्री सतह के ऊपर है ना वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और ला नीनो में क्या होता है कि समुद्री सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दाब फैक्टर है। दाब फैक्टर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दाब बढ़ाने पे क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ती है, इसी कारण आप प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बना लेते हैं, जो बाहर में आवाज भी आ रहा होगा प्रेशर कुकर का। इसके अलावा सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल बोर्ड डिवाइस, जो आपका टीवी वगैरह का रिमोट होता है, ये किस प्रकार के किरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब रक्त किरण, इंफ्रारेड किरण का इस्तेमाल किया जाता है आपके रिमोट कंट्रोल वगैरह में, है ना। नाभिकीय अभिक्रिया में किस किरण का इस्तेमाल किया जा सकता है, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में कई सारे आप प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कैडमियम और बोरॉन के क्षार को नियंत्रक क्षार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारी जल और ग्रेफाइट को मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपसे कल होके पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में किस किरण की इस्तेमाल संभव है, तो आप बताइएगा गामा किरण का। नाभिकीय
जो रिएक्टर है, नाभिकीय जो विक्रिया होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो खंडन के सिद्धांत पे, विखंडन के सिद्धांत पे। ठीक है भाई। गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है ये सबसे अधिक होती है अल्फा और बीटा से, है ना। अल्फा बीटा गामा रेडियो सक्रियता का परिणाम है। गामा किरण पे कोई भी आवेश नहीं होता है। साथ ही साथ इसके खोजकर्ता हेनरी बैकुरल है। ओवरऑल अगर आपसे कोई रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज भी पूछे तो हेनरी बैकुरल ही मारना है। लेकिन अगर रेडियो एक्टिविटी की खोज पूछ दिया है और हेनरी बैकुरल ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे आप मैडम क्यूरी से काम चला सकते हो। इसके अलावा परावैंगनिक किरण, इसका इस्तेमाल जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में तथा बैक्टीरिया नाशक के रूप में भी किया जाता है। बैक्टीरिया नाशक, है ना, जो जीवाणुरोधी के तौर पे भी हम परावैंगनिक किरण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब इतने ज़्यादा न हो जाए इसीलिए हमारे पास एक कवच है, ओजोन परत। ओजोन परत जो है इन्हीं परावैंगनिक किरणों से डायरेक्ट हमारी रक्षा करती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रेडियो, टेलीविजन, रडार, टेलीफोन, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो शॉर्ट रेडियो वेव, है ना, लघु रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? हेनरिक हर्ट्ज। 94.2 हर्ट्ज, है ना, रेडियो एफएम। इसके अलावा अवरक्त विकिरण, इसका इस्तेमाल कहाँ? फोटोग्राफी में भी होता है अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड का, है ना भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फोटोग्राफी में और भी पूछे जाते हैं। एक तो आपका AGBR का इस्तेमाल भी होता है, अर्जेंटम ब्रोमाइड का इस्तेमाल भी होता है, और एक आपका सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल भी होता है आपका कहाँ पे? फोटोग्राफी में। ठीक है, तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। सोडियम थायोसल्फाइड और अर्जेंटम ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल होता है आपका फोटोग्राफी में। सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो सॉल्यूशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार SSC वगैरह के एग्जाम में आ जाते हैं। इनके अलावा भारत में किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे बड़े खारे पानी की झील स्थित है? क्लिक हुआ, हो गया होगा, महानदी। महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे सबसे बड़े खारे पानी की झील है अवस्थित इंडिया के अंदर, जिसका नाम है जी चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और चिल्का झील ही वह स्थान है जिसे पहले भारतीय रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, ये ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पे है? केरल के अंदर है। केरल के अंदर अनायमुदी झील भी है या अष्टमुदी झील भी है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा मैं यहाँ पे झीलों से कुछ और बता देना। हाँ, उड़ीसा की बात आया था ना, उड़ीसा में गोल्डन बीच जरूर याद रखिएगा। ये गोल्डन बीच जो है इसे ब्लू फ्लैग प्राप्त है, उड़ीसा में है, और यह दिखता है गोल्डन कलर का। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी, मिट्टों के अध्ययन को पीडोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी, नदियों के अध्ययन को हम पोटामोलॉजी, ये सब कुछ अध्ययन भी ध्यान रखिएगा, मैच करने के लिए आ जाता है। सुंदरता के अध्ययन को हम कैलोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, है ना, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा कैबुल लामजाओ, जो दुनिया का एकमात्र वाटर फ्लोटिंग पार्क है, पल्लवित पार्क है, ये लोकटक झील में स्थित है, जो मणिपुर में है। और लोकटक झील कैसा झील है? तो आप बताइएगा। ये मीठे पानी का झील है भाई, ध्यान रखना है। पुष्कर झील, सांभर झील, राजसमंद झील, ये सब कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर स्थित है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। अब श्रीनगर से स्पष्ट है कि कहाँ होगा। तंगसमो झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जिप्सम के निर्जलीकरण से आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? अब निर्जलीकरण कर दिए ना, तो जल का अंश घट गया, है ना, तो CaSO4 हाफ H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी
हेड रेड कहा जाता है ओवरऑल। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो डॉक्टर के द्वारा प्लास्टर करने तथा मूर्ति उद्योग में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल। इसके अलावा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। इसे सीधे सोडियम कार्बोनेट, माफ कीजिएगा, बाई वाला बेकिंग में होता है, और जो धोने वाला सोडा है सीधे सोडियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। इसका निर्माण भी आपसे पूछा जाता है, जिस प्रकार से जिप्सम का निर्माण पूछा जाता है। तो जब शुष्क बुझा हुआ चूना पे क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तो इस प्रोसेस से हमें ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, और ब्लीचिंग पाउडर को हम जो है जीवाणुरोधी इत्यादि के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। आप टॉयलेट वगैरह के समय जरूर छिड़के देखे होंगे, अस्पताल वगैरह में। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS होता है। इसे लाल सीसा भी कहा जाता है ना। H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, और यह एक अकार्बनिक अम्ल है, और सभी प्रकार के जो सेकेंडरी सेल होता है उसमें H2SO4 का ही इस्तेमाल करी जाती है। बास्केटबॉल खेल कुल कितने अंकों का होता है? तो बास्केटबॉल का जो खेल होता है ये 21 अंकों का होता है। एक निश्चित समय के दौरान, क्या मतलब निश्चित समय में 21 अंकों के लिए खेल किया जाता है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं, और आपका एक बच गया जी वॉलीबॉल में जी आपका 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बॉल वाला फुटबॉल, और ये जो है आपका, तो इसमें 11 गो होता है, जानते ही हैं। बास्केटबॉल खेल में लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होता है। आजकल के खेल के डायामीटर काफ़ी आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। फुटबॉल खेल में पिच की लंबाई 90 से 120 मीटर हो सकती है। 90 से 120 मीटर के बीच में जो भी ऑप्शन होते हैं मार दीजिए। इसके अलावा 45 से 90 मीटर के बीच में आपकी जो है फुटबॉल मैच के जो मैदान होते हैं उनकी चौड़ाई होते हैं। फुटबॉल की अवधि 90 मिनट की होती है, वही हॉकी की अवधि 60 मिनट की होती है। हॉकी की अवधि पहले 70 मिनट की हुआ करता था, लेकिन अब 60 मिनट की होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है 30 मिनट के बाद हॉकी खेल में आपको हाफ टाइम दिया जाता है। फुटबॉल और हॉकी दोनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि तिमोर लेस्टे की मुद्रा क्या है? तिमोर लेस्टे की मुद्रा क्या है? तिमोर लेस्टे की मुद्रा क्या है? तो ये है जी आपका अमेरिकी डॉलर। तिमोर लेस्टे की जो मुद्रा है आधिकारिक तौर पे जो अमेरिका का USD है, यहाँ पे जो है सर्वमान्य है। यही मुद्रा को जो है आपका आधिकारिक तौर पे दर्जा प्राप्त है, और इसकी राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली है। कहाँ पे है? दिल्ली है। इसके अलावा जो आसियान है, आसियान का फुल फॉर्म भी आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जो भारत के पूर्वी और दक्षिणवारी भाग में जो देश स्थित है वही है आपका आसियान का सदस्य। तो ये 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को ही जगह दिया गया था पिछले साल 2022 के अंदर। नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा है। नाइजीरिया की राजधानी आपका अबूजा है, और एगो हमारे यहाँ अंबुजा सीमेंट भी होता है। इसके अलावा अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बाकू तेल क्षेत्र के लिए हम जानते हैं अजरबैजान, है ना। और इसकी मुद्रा क्या है? मन्नत है। क्या है? मन्नत है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा म्यांमार की राजधानी नेपिता है, और मुद्रा क्या है? क्यात है। इसे हम पहले बर्मा कहते थे, बर्मा। इसके अलावा भारत में अहमदिया आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? देखिए, अहमदिया आंदोलन हो गया, बरेलवी आंदोलन हो गया, ये सब काफी पूछे जाते हैं। तो जो अहमदिया आंदोलन है इसके नेता थे मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है भाई। अहमदिया आंदोलन पंजाब क्षेत्र में चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी उच्च हस्ती थे, जिन्होंने अलीगढ़ में, है ना, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाए, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी करवाए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम, इसमें लगा लीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी सर सैयद अहमद खान ने ही करवाया था। ठीक है। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो है ये बहावी आंदोलन, और बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं इसके, क्योंकि इसका केंद्र ही पटना था। ठीक है भाई। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था जी बम्बई से 8 अगस्त 1942, और इसके जो है प्रमुख नेता महात्मा गांधी। इनके अलावा कूका आंदोलन
राम बालक सिंह पंजाब से स्टार्ट हुआ था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 में स्थित किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। देखिए, जो बच्चे पीरियोडिक टेबल का ज्ञान नहीं रखते, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखती है मेरे भाई। उसी प्रकार से इंडिया की नक्शा भले बनाने ना आए, लेकिन कहाँ पे क्या है जरूर ध्यान रखिएगा, उससे भी 1-2 क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, तो ये सब बोनस पॉइंट है आपके एग्जाम में, है ना। एग्जाम में क्या आता है, हमें कैसे निकालना है, इसके लिए तो एक स्मार्ट वर्क जरूर करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई। तो समूह 17 में किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। मैं सीधे सीधे अगर आपसे पूछता कि किस तत्व में विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, तो हमको लगता है 90% बच्चा फ्लोरीन बताते, लेकिन समूह 17 लगा दिया हूं तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उसी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी आ जाते हैं, फिर भी फ्लोरीन ही आंसर होगा, है ना। तो फ्लोरीन हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, समूह 17 जो हल्का हल्का जो है सुगा कलर का है, तोता कलर का है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे, तो ये आपका समूह 17 है। इसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आपको दिख रहा है। इसे कहते हैं जी हम हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप कहते हैं। हैलोजन, शादी विवाह में भी हैलोजन जलाते हैं, वो बड़ा वाला लाइट बहुत लाइट करता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो है ये आपका इनर्ट गैस फैमिली है, अक्रिय गैस, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं 18 में, है ना। इनके अलावा मैंने आपको ये 18 भाग को 1 मिनट में याद करवाया था कि किसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है जी। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम 2 समूह जो है, समूह 1 और 2, इसे, है ना, अल्कलाइन मेटल कहा गया है और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाता है। 3 से 12 तक जो नीला कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और ये संक्रमणीय धातु भी कहलाते हैं। ठीक है। नीचे जो आप लेंथेनाइट और एक्टोनाइट देख रहे हैं, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और इधर का आ जाएगा जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये ब्लॉक के आधार पे भी आप इसे बांट सकते हैं। अब अलग अलग पार्टिकुलर नाम देखते हैं, तो 1 और 2 को अल्कलाइन, लेकिन खाली 2 पूछेगा तो क्षारीय पृथ्वी धातु। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में इनर्ट गैस, नोबेल गैस, 17 में हैलोजन, 16 में केल्कन, 15 में नाइट्रोजन समूह, 14 में कार्बन समूह, 13 में बोरॉन समूह। इस प्रकार से आप इसके नाम दे सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है, जिसे परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इसका निर्माण मोस्ले ने किया था, जैसा कि अभी आवर्त सारणी आपने देखा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त तो था, लेकिन 9 ही वर्ग था और कुल 63 तत्व ही था, जो परमाणु भार के अनुसार सजाया गया था। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आजकल के जो आपका आवर्त सारणी है उसके तुलना में। आधुनिक आवर्त सारणी में जो ब्लॉक वाली सिस्टम है, बता दिया कि किसको क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 91 धातु, 20 अधातु तथा 7 उपधातु है। ठीक है मेरे भाई। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, तीनों को जोड़िएगा 118 होगा। इसके अलावा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है, तो क्लोरीन की होती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 का संबंध जो है, जो सांसद के सदस्यों, सांसद खाली कहेंगे तो सदस्य लिखना नहीं होगा, क्योंकि संसद के जो सदस्य होते हैं उसे सांसद कहते हैं। तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते को जो है डिफाइन करता है आपका अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 109 भी पूछा जाता है। धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का प्रावधान इसमें दर्शाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 108 जो है ये राष्ट्रपति संसद के ज्वाइंट अधिवेशन को बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को एक के साथ बैठक के लिए बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को दर्शाया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 जो है, अनुसूची सेकेंड जो है, जैसे भी मैंने अभी बताया था कि 12 अनुसूचियां हैं, तो जो अनुसूची 2 है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी या फिर जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो किस धातु की यौगिक विस्थापन होती है, तो कॉपर की। यहाँ पे Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब प्रतिक्रिया कराएंगे, है ना, तो Fe के साथ SO4 ऐड हो जाता है,
फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से प्रतिक्रिया कराएंगे, यानी जिंदा हो चूना को जल से प्रतिक्रिया कराएंगे, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है और इस प्रोसेस में ऊष्मा रिलीज होता है। और जब ऊष्मा रिलीज होता है तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। NaHCO3 यानी ये किसका सूत्र है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करोगे यानी इस प्रोसेस में आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है ना, तो आपको जो है सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होगी। और इसमें आपको क्या हुआ है, ऊष्मा रिलीज होने के बजाय ऊष्मा आप लिए हो तभी ये प्रोडक्ट बना है, तो इसी अभिक्रिया को ऊष्मा सोखी अभिक्रिया कहा जाता है। करनाल बंट किस खाद्यान्न का एक प्रमुख रोग है? करनाल बंट, तो करनाल बंट जो है ये गेहूं का रोग है ना। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है और ये किस कवक के कारण होता है? तो टिलेटिया इंडिका नामक कवक होता है। इसी के कारण जो है आपका करनाल बंट नामक रोग जो है गेहूं में हो जाती है। खैरा रोग धान में होता है और ये जिंक के कमी से होता है। ध्यान रखेंगे, खैरा रोग जो है धान में होता है और जिंक के कमी से होता है भैया। लाल सरण रोग, लाल सरण रोग जो है ये आपका किसमें होगा? एस्मट रोग गन्ना में पाया जाता है ना। गेहूं की प्रमुख वैरायटी पूसा है, अहिल्या है, सोनाली है, इंदिरा है, मगहर है, गोमती, करण वंदना ETC। देखिए करण वाला जो सीरीज आ रहा है ये गेहूं का नया वैरायटी है। करण नरेंद्र भी हो जाएगा, करण ऐश्वर्या भी हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि जो नई वैरायटी की बीज होते हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का असर सर्वाधिक गेहूं पर ही हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है जो अमेरिकी निवासी थे। इनके अलावा HYV का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, हाई यील्डिंग वेराइटी होता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग लोक नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में त्योहारों में ड्री फेस्टिवल, लोसर महोत्सव, मोपिन त्योहार, सोलुंग त्योहार, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये पोंग लोक नृत्य है, एक पोंग बांध है। पोंग बांध आपके ब्यास नदी पर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखती है। ब्रह्मपुत्र नदी के भारतीय भूभाग में एंट्री जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है, जहां पर इसे दिहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां? तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है, जहां पे उसे सांगपो कहा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि महिला बचत सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इस योजना की शुरुआत 2023 में लेटेस्ट वाली योजना है। वित्त मंत्रालय के अन्य योजनाओं में सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मुहैया कराने के उद्देश्य से, और 2022 तक सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश राज्य ने खोल लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 कैटेगरी का लोन दिया जाता है और मैक्सिमम लोन की सीमा 10 लाख रुपया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। इसमें जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपके जो है रोजगार की अवसर प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में किया गया था और ये भी वित्त मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत है। और इसमें एज जो फैक्टर है 18 से 50 है और 2 लाख रुपया का रिस्क कवर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 6,000 रुपये की सालाना जो है आपको मदद दी जाती है किसानों को 3 किस्तों में 4-4 महीने पे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म खून वाले जानवर में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है
है ना, गर्म खून वाला, जैसे आप और हम गर्म खून के प्राणी हैं। स्तनधारी और पक्षी ये गर्म खून के प्राणी होते हैं। इसको जो है बाहरी टेम्परेचर में उतार चढ़ाव से इंटरनल टेम्परेचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसके बॉडी की टेम्परेचर मौसम के अनुकूल ढालने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ढल जाते हैं। ठीक है भाई, तो जो गर्म खून के प्राणी होते हैं उसमें 2 नीले और 2 आलिंद होते हैं, यानी 4 कक्ष वाला हार्ट पाया जाता है। मत्स्य वर्ग में 2 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है और उभयचर वाले में 3 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। और मत्स्य और उभयचर दोनों शीत रक्त प्राणी होते हैं, इसीलिए आप मगरमच्छ को धूप सेकते जरूर देखे होंगे। वो एक्चुअली जो है अपने बॉडी की टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा होता है। इसके अलावा फिर भी मगरमच्छ उभयचर होते हुए भी, है ना, रेप्टिलिया श्रेणी में आ जाते हैं, रेंग के चलते हैं, फिर भी इनके जो है 4 कक्ष वाला हृदय होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है और अपवाद है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऑक्टोपस जो होते हैं ना आपके अष्टबाहु, 8 निकले होते हैं, ऐसे मछली होते हैं प्रकार का ऑक्टोपस, इसमें भी आपका जो है 3 हृदय पाया जाता है, क्योंकि ये मछली होते हुए 3 हृदय माफ कीजिएगा, इसमें 3 चेंबर वाली हृदय नहीं पाई जाती। जैसे अपने यहाँ अपने शरीर में कैसा एक हार्ट है, तो ऑक्टोपस में ऐसे 3 हार्ट होते हैं, इस प्रकार से हार्ट होता है भाई। तो ये 3 हार्ट होते हैं ऑक्टोपस में, ये बताना चाह रहे हैं। ऑक्टोपस किस फैलम के प्राणी है? मोलस्का के। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो दीपा के नाम से जानते हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार में भारत की सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बंटन नेशनल पार्क स्थित है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है जो लद्दाख में है, और सबसे बड़ा जो है आपका टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर से सैलम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार से और भी क्वेश्चन आते हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री किसको अलग करता है? ये तीनों अच्छे से बता रखे हैं कि 8 डिग्री वाला सेम वर्ड से जो है स्टार्ट होता है, मालदीव से मिनिकॉय, 9 डिग्री वाला लक्षद्वीप से मिनिकॉय, और 10 डिग्री वाला लिटिल अंडमान से कार निकोबार को, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काट छांट वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत में, है ना, तथा अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में वैसे बीवर दहिया या बीरा कहा जाता है ना। पंजाब में शायद बीरा भाई को कहा जाता है, बताइएगा कोई पंजाब से है तो भाई। इसके अलावा मणिपुर में पामलू कहा जाता है आपको। इस प्रकार के स्थानांतरित कृषि को झारखंड में इसे जो है झारखंड में कुरवा या कुरल कहा जाता है। पश्चिमी घाट इत्यादि क्षेत्र में इसे कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट ये जो आपका महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा वाला जो बेल्ट है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में पोंडू या बरीगा कहा जाता है। हिमालय के क्षेत्रीय भाग में खिल कहा जाता है। ये आपके किसको? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को। अगला है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है, तो वर्ष 2015 के पूरे फरवरी महीने के दौरान कुल कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? सबसे पहले इसका कैसा होता है कि भाई वाट गुने आवर गुने डे, है ना, गुने क्वांटिटी कर लीजिएगा कितना है आपका इस बट्टा 1000, तो ये आपका यूनिट निकल जाता है। और इसी के आधार पे आपका जो घरेलू बिजली का बिल आता है तो यूनिट के हिसाब से ही आता है कि यूनिट का 5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं तो 100 वाट के कितने बल्ब है? तो एक ही बल्ब है, तो हमें क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही है। इसके अलावा आवर है 8 घंटा प्रतिदिन, और फरवरी माह में 2015 में कितने दिन होगा? तो 16 होता तो लीप ईयर होता, और 15 है तो बिना लीप ईयर वाला है तो 28 को दिन होगा। अब फरवरी 16 होता, 4 से कट जाता तो फिर लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजनिंग का है ना। यहाँ पे हमने 1000 से इसे भाग देना है, ये दोनों कट जाना है, इसको हम काट देंगे तो ये हमें 2.8 मिल जाएगा। तो 2.8 गुने 8 कर लेंगे, 8 8 64 के 4 में 6 9 16 6 6 12 22, तो 22.4 यूनिट जो है इसका बिल आने वाला है। 22.4 यूनिट बिजली की खपत होने वाली है और उस पर बिल आने वाली है। ठीक है मेरे भाई। सेमांग तथा बेद्दा जनजाति क्रमशः किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आपका मलेशिया में सेमांग और बेद्दा जनजाति का निवास स्थल है श्रीलंका। तो दोनों ध्यान रखेंगे, यहाँ जाति, घास के मैदान और करेंसी, ये और रहता है क्वेश्चन बिहार में, है ना। बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। एस्किमो जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड तथा साइबेरिया प्रदेश में पाए जाते हैं। और एस्किमो के जो बर्फ का घर होता है इसे इग्लू कहा जाता है, ये अलग से पूछा जाता है। इसके अलावा आइनू जनजाति ये जापान में पाए जाते हैं।
पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। खिरगिज प्रजाति के लोग जो है ये घुमक्कड़ी प्रजाति है जो एशिया और स्टेपी के भाग में पाए जाते हैं और इसका अपना एक घर होता है जो खास करके चमड़ा के खाल से बनाए होते हैं, सॉरी जानवरों के खाल से बने होते हैं यानी चमड़ा के बने होते हैं। इसे यूर्त कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा टोडा जनजाति ये भारत के नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है 2011 जनगणना के अनुसार। इसके अलावा विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। इसके कमी से बेरी रोग होता है। देखिए विटामिन B जो है ये 8 विटामिन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। इनके अलावा विटामिन B2 को रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इसके कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहा जाता है और इसके कमी से एनीमिया रोग होती है, रक्त अल्पता और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन A को रेटिनॉल कहते हैं। इसके कमी से आंख की बीमारी होती है। विटामिन C को स्कार्बिक एसिड कहते हैं। इसके कमी से त्वचा संबंधित और स्कर्वी रोग होते हैं, है ना। सभी प्रकार के सिट्रस फल विटामिन C के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से रिकेट्स या हड्डी से संबंधित ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। विटामिन D सूरज के प्रकाश में काफ़ी मिलेंगे आपको। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। वसा में घुलनशील विटामिन AED है जबकि जल में घुलनशील विटामिन B और C है। रक्त के थक्का में सहायक विटामिन K है। तो ये कुछ विटामिन की बात ध्यान रखेंगे, है ना। विटामिन शब्द को गढ़ा था फंक नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन शरीर में ऊर्जा नहीं देता है लेकिन इंटरनल प्रोसेस उपापचयी प्रक्रम के लिए आवश्यक होता है। सल्तनतकालीन पुस्तक तथा उनके लेखक के साथ किसका मिलान गलत है? तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज एकदम सही है। फतुहा ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी ये गलत है। खजा इन उल फतूह अमीर खुसरो ये भी सही है। किताबुल हिंद अल बरूनी, तो इन सभी को देखते हुए बी नंबर ऑप्शन गलत है। जो फतुहा ए फिरोज शाही है ये फिरोज शाह ने लिखा है। ठीक है। फतुहा ए फिरोज शाही जो है ये फिरोज शाह ने लिखा है जबकि तारीख ए जहांदारी के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अमीर खुसरो की अन्य पुस्तकों में आएंगे तो तुगलकनामा नामा वाला मैंने करीब 10 पुस्तक आपको बता दिया है। बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, स्वप्ननामा, तुगलकनामा, शाहनामा, जंगलनामा, है ना। ये सब जो है आपका नामा वाला पुस्तक है, जरूर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखा जो अरबी भाषा का पुस्तक था। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके अलावा यूकेरेटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? देखिए सेलुलोज की बनी होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कोशिका का फाउंडर से लेकर अंत तक जो है आपको याद रखना है कि कौन जो है किस क्या क्या मतलब इसमें पूछे जा सकते हैं। कोशिका से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले फाउंडर पूछे जाते हैं, फिर कोशिका का बंटवारे से पूछे जाते हैं यानी जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंग पूछे जाते हैं, फिर उनकी बनावट, फिर किसमें क्या पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये सब आपसे पूछता है। तो जो यूकेरेटिक सेल होते हैं इसमें जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब कोशिका भित्ति से आप पता चल गया होगा कि ये पादप कोशिका का हिस्सा है। ठीक है मेरे भाई। कोशिका शब्द को है ना 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। शब्द कहिए या फिर कोशिका की खोज कहिए, दोनों हो जाएगा, लेकिन ये डेड कोशिका था जब लाइव कोशिका की खोज हुई 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का होना ही जंतु कोशिका से भिन्न बनाता है। देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, लेकिन जो कोशिका भित्ति है जो सेल वाल है ये सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है जो पादपों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेगुटेलम, गोल्जी काई, केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका ये कुछ भी नहीं होता तो होता क्या है? इससे अच्छा तो नहीं होता तुम, है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमेशा अभाव बना रहता है, गरीबी छाई रहती
रहती है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको कोड में बता दिया है, बस इतना याद रखिएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इतने सारे मतलब सिर्फ ये याद रखने से काम हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक में हमेशा अभाव रहता है, हमेशा सब चीज़ खगले रहता है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के बना होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में भी आपने देखा किसके बने थे? सेलुलोज के बने थे। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये जो सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, गोल्गी बॉडी को पुलिसमैन या पोस्ट ऑफिस, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री इत्यादि उपनाम दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से 2023 में बिहार के किस प्रमुख खाद्यान्न को जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा चावल, मंसूरी धान, कलकतिया आम, जर्दालू आम। तो ये मरचा चावल हो जाएगा। मंसूरी धान को जीआई टैग नहीं मिला है, कलकतिया आम को भी नहीं मिला है, जर्दालू आम को पिछले साल ही मिला था। ये लेटेस्ट वाला पूछ रहा है तो मरचा चावल हो जाएगा। हाल में ही बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। यह प्रकार की चावल प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है ये पश्चिमी चंपारण जिला है। पश्चिमी चंपारण जिला जो है आपके सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित बिहार के जिला है, जो यूपी के सीमा को टच करता है। और पश्चिमी चंपारण में कई सारे जो है नेचुरल चीज है बिहार के लिहाज से, जैसे वन्य जीव अभयारण्य है ना, आपका टाइगर रिजर्व वाल्मीकि वहीं पे है, ये सब ध्यान रखेंगे। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो यहाँ मैंने लिख के भी रखा है। इसके अलावा भागलपुरी जर्दालू आम को पिछले साल ही जीआई टैग दे दिया गया था। बिहार के अन्य जीआई टैग जिसे दिया गया जैसे सिलाव खाजा, खाजा वाला मिठाई बता दिए थे कैसे बनता है। इसके अलावा मगही पान है ना, कतरनी चावल, शाही लीची, सुजनी कढ़ाई है ना, मखाना, ये सबको बिहार में जीआई टैग दे दिया जा चुका है। जीआई टैग की सिलसिला सबसे पहले दार्जिलिंग टी से स्टार्ट हुआ था 2004 में। अक्टूबर 2003 में किस राज्य ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की परियोजना बनाई है? तो केरल में, है ना। पहली बार जातिगत जनगणना, जातिगत यहाँ पे लिखना था, है ना, ठीक है, जातिगत जनगणना 2023 में बिहार में हुआ है। इसके अलावा 2023 में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। पहली बार बच्चों के लिए बजट में राशि आवंटित करने वाला राज्य एमपी बना है। अनाथ बच्चों के लिए योजना चलाने वाला प्रथम राज्य, अब तो बहुत सारे राज्य चला रहे हैं, लेकिन जो पहला काम किया इस प्रकार का ये आपका हिमाचल प्रदेश ने किया। अनाथ मतलब कोविड को लेकर जो अनाथ हुआ, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जैविक राज्य पहला सिक्किम है, पहला डिजिटल राज्य केरल है, पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है ना। इस प्रकार से पेपरलेस विधानसभा वाला पहला राज्य नागालैंड है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखेंगे राज्यों के रिगार्ड में। पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा है। सरसों के तेल में किस अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है? एरोसिक अम्ल, है ना, एरोसिक अम्ल या एरोसिक अम्ल, ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल मिलेगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल मिलेगा, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल मिलेगा, इमली में टार्टरिक अम्ल मिलेगा, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल मिलेगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल मिलेगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। तो ये कुछ एक अम्ल है जो अम्ल के स्रोत हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। घास तथा पालक के पत्ता में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल भी पाए जाते हैं। अगर ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन में नहीं है तो घास फूस को बेंजोइक अम्ल के साथ भी ले जाएंगे, है ना। खाद्य पदार्थ के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाए जाते हैं, ये भी आने वाले दिन में पूछा जा सकता है। जब सरसों पूछा गया तो गेहूं भी पूछा जा सकता है। गेहूं सरसों दोनों रबी फसल के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ठंडी महीना में जो है इसका बुआई होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य की संख्या से भी कम सदस्य नहीं है? न्यूनतम संख्या के सदस्य से भी कम सदस्य नहीं है, मतलब जो न्यूनतम संख्या रखा गया है विधानसभा में 60, तो उनसे कम सदस्य किसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। मणिपुर में 60 विधानसभा सदस्य सीट है, तो मणिपुर में न्यूनतम जो क्राइटेरिया है सदस्यों का वो फॉलो करता है। बाद बाकी सिक्किम, मिजोरम और गोवा इसमें न्यूनतम से भी कम है ना। सिक्किम में आपका कितना है भैया? 32, मिजोरम में 40 और गोवा में 40 सदस्य हैं, यानी जो न्यूनतम सदस्य होना चाहिए ये भी नहीं है, तो ये अपवाद है ये तीनों, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो
403, पहले 404, एंग्लो इंडियन वाली एगो हटा तो 403 माने जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक सीट कहाँ का, उत्तर प्रदेश का ही है 80, और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश का ही है 31, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। किसी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60, लेकिन अपवाद अभी आपके सामने था सिक्किम, गोवा, है ना। इसके अलावा किसी राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 40, और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा बाइकैमरल स्टेट कौन कौन सा है, तो मात्र 6 है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बिहार विधानसभा में क्या वो सदस्य है, 243 को, है ना। अभी कल या परसों मैंने देखा, आज ये कल ही देखा था कि जेडीयू का जो अध्यक्ष है वो चेंज हो गया भैया, है ना। नीतीश कुमार खुद ही जेडीयू का अध्यक्ष बन गए हैं, है ना, ऐसा। इसके अलावा विधानसभा की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष है। इनके अलावा अगला है एम्पीयर धारा, 2 एम्पीयर धारा वाले परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के साथ कितनी शक्ति होगी, है ना। देखिए 2 एम्पीयर धारा है, अब परिपथ में 5 ओम का प्रतिरोध है, तो शक्ति कितनी होगी, तो पावर बराबर क्या होता है, V बराबर V इंटू आई होता है। पावर बराबर और क्या हो सकता है, V²/R होता है। पावर का ही वैल्यू क्या है, I²/R है ना। तो आप यहाँ से कैसे भी इसके मान कहीं से भी रख के इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हमें क्या क्या पता है, एक तो R का वैल्यू पता है 5 है, और एक मुझे I का वैल्यू पता है 2 है। तो I और R के रिलेशन में कहाँ कुछ है, तो यहाँ पर है, लास्ट वाला है। तो हमें यहाँ पावर निकालना है, तो पावर बराबर I², I मतलब कि 2 गुने 2, 1 सेकेंड यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे I², 2 दूनी 4, 4 पंचे के 20, ये थोड़ा सा बट्टा नहीं है, ये गुना कर लीजिएगा, I² ही होगा, ठीक है, I² होगा। ये वाली थोड़ी सी जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। तो मैं इस सूत्र को अभी इग्नोर करता हूँ, इधर से चलता हूँ, ठीक है। तो R और V से, R और I से हम V निकाल लेंगे, तो V बराबर IR से ओम के नियम से निकालते हैं। तो V मुझे पता नहीं है, IR मतलब 5 दूना के 10 वोल्ट हो जाएगा, V का मान 10 वोल्ट। अब इसमें डाल देते हैं P बराबर VI, तो P बराबर 10 गुने, और I का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, तो 2 डाल देंगे, तो 20 वाट जो है आपका पावर निकलेगा, ठीक है। 20 वाट आपका पावर निकलेगा मेरे भाई, ठीक है। ये वाला सूत्र यहाँ पे इंटू होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए 20 एम्पियर वाट इससे भी निकलना चाहिए, तो जब इंटू कर लेंगे I² मतलब 2 दूना 4, है ना। 1 सेकेंड ये सही बोल, हाँ, और 10, 1 सेकेंड फिर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलती है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, ये 2 ही सूत्र आप याद रखिएगा, P बराबर VI बराबर V²/R, इसमें मैं डाल के, है ना। I और R मुझे पता था एम्पियर और ओम, तो मैंने वोल्ट निकाल के ओम के नियम से और पहला सूत्र में VI में रख लिया है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट ही होता है। इसके अलावा 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। समतुल्य प्रतिरोध के अधिकतम मान हेतु, है ना, परिपथ में आप प्रतिरोध को कैसे सजाएंगे, तो श्रेणी क्रम में सजाएंगे, और कम रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो समानांतर पैरेलल में सजाएंगे, ठीक है मेरे भाई। जैसे, है ना, पैरेलल में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, मान लीजिए 2 गो प्रतिरोध लगा है तो अलग अलग तो ऐसे निकाला जाता है। और श्रेणी क्रम में अगर 2 गो प्रतिरोध लगा हो तो R बराबर R1 प्लस R2 डायरेक्ट, तो इस कंडीशन में ज़्यादा रेसिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। इनके अलावा न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो न्यूलैंडस के अष्टक का नियम जो है ये कैल्शियम तत्व तक लागू होता था। 1866 ईस्वी में जॉन न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व का गुणधर्म आने वाले 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता था ना, उनसे मेल खाता था। तो है ना, 7 के बाद जो 8वां है, ये पहला और 8वां का गुणधर्म मेल खाता था। कहीं काफ़ी हद तक ये बात सही था, लेकिन कैल्शियम का आगे ये चीज़ फॉलो नहीं हुआ। इसके अलावा शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय भी न्यूटन को ही दिया जाता है, सर आइजैक न्यूटन। इसके अलावा त्रिक का नियम डोबे राइनर ने दिया था। त्रिक का नियम क्या कहता है कि अगर 3 तत्वों को, मान लीजिए 1 2 3 तत्व है ना, इसके हम परमाणु भार के आरोही क्रम में, है ना, सजा देंगे,
तो क्या होता है कि ये जो बीच वाला तत्व है ना, इसके जो आपका द्रव्यमान है, इन दोनों पहला और तीसरा के योग के मतलब हाफ यानी औसत, इन दोनों के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होते हैं, है ना। दोनों के योग के हाफ करने का मतलब औसत कैसे निकालोगे, है ना। टोटल क्वांटिटी टोटल योग बता टोटल क्वांटिटी, है ना। तो 2 को क्वांटिटी 2 से भाग देंगे, दोनों का द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग देंगे, इसीलिए पहला और तीसरे के योग बट्टा 2 बताया था, तो इसे औसत भी बोल सकते हो। तो दूसरे का जो द्रव्यमान होगा अन्य 2 के औसत के लगभग बराबर होता है, यही बताने का कोशिश जो है न्यूलैंडस महोदय ने करा था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।